हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एम के जे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 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 हिंदी में। हा। कैसे हैं आप भाई? कुछ शेयर मैंने देखा, शेयर बाजार में ऐसे होते हैं जो आदमी का जीवन तबाह कर देते हैं, जो आदमी को सांस नहीं लेने देते और केवल नुकसानदायक साबित होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं सर एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, पिरामिडिंग करनी चाहिए। पिरामिडिंग जो करते हैं वो कहते हैं सर पिरामिडिंग नहीं करनी चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए। अब आप कहेंगे एवरेजिंग क्या होता है, पिरामिडिंग क्या होता है? एवरेजिंग हम तब करते हैं जब शेयर गिर रहा होता है ना, तो हम कहते हैं गिर रहा है, सस्ते रेट पे खरीद लेते हैं और खरीदते जाते हैं नीचे के भाव पे, हमारी एवरेज कॉस्ट गिरती रहती है। पर इसमें होता है कि अगर शेयर चढ़ता ही नहीं है तो हमें नुकसान ही होता रहता है, चाहे कितना सस्ता खरीद लो वो और गिर जाता है। तो इसलिए कई लोग कहते हैं एवरेजिंग नहीं करो। फॉलिंग नाइफ को नहीं पकड़ना चाहिए, जो भाग रहा है उसको पकड़ो। और अगर भाग रहा है तो क्या दिक्कत है, अगर वो और महंगा हो जाता है तो भी खरीद लो, क्योंकि वो और महंगा हो जाएगा। तो इसको पिरामिडिंग कहते हैं। भाई आपने पहले खरीदा, बढ़ गया, सही चीज़ खरीदी और खरीद ली, बढ़ गया, अरे बहुत बढ़िया चीज़ खरीदी और खरीद ली, ऐसे खरीदते जाओ। लेकिन अगर उस शेयर में रिवर्सल आ जाता है खतरनाक तरीके का, तो पिरामिडिंग वाला भी एवरेजिंग वाले की तरह बुरी तरह से फंस जाता है। मैं आपको दो इलस्ट्रेशन दिखाता हूं जिसमें आप देखेंगे पिरामिडिंग हो या एवरेजिंग हो, दोनों मरे। ये है न्यूरेका। इसका आईपीओ आया था, अराउंड 400 रुपये का भाव था और ये शेयर वहां से भागा और 2315 का हाई बनाया और एक हाई रेंज में काफ़ी देर तक घूमता रहा। तो जिन्होंने पिरामिडिंग खरीदी, इधर इधर खरीदते रहे, वो ऊपर के रेटों में भी खुश थे और उन्होंने और भी खरीदा क्योंकि शेयर अच्छा था। पर उसके बाद जब गिरने लगा तो आज ये 555 का लो बना चुका है और आज 620 पे क्लोज हुआ है। यानी सबके अच्छे से कपड़े फाड़ चुका है और कोई रिटर्न इसने नहीं दी। ये था पिरामिडिंग का नुकसान। अब आ जाओ एवरेजिंग पे। पेटीएम साला 2200 पे आईपीओ आया था, मेरे ख्याल 2200 पे आया था ना, नीचे कमेंट में बताइए। उसके बाद गिरता रहा 474 का बॉटम बना चुका है, फिर थोड़ा चढ़ा लगा, सही हो गया, अब काफ़ी करेक्शन हो गई है, काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। फिर मैंने भी यहाँ बाइंग करी है, लेकिन साला गिरता जा रहा और आज तो 474 की शर्मनाक बॉटम बना के 476 पर बंद हुआ है। यानी शेयर बाजार में अगर गलत शेयर हाथ पड़ जाए तो भाई चाहे पिरामिडिंग करो चाहे एवरेजिंग करो, मम्मी पापा तो याद आ ही जाते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका तोड़ क्या है? तोड़ केवल एक ही है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को, एक स्टॉक में मत फंसो और बहुत क्विकली एवरेजिंग मत करो। प्रैक्टिकली मैं तो पिरामिडिंग बहुत रेयर करता हूं, तब तक मुझे शेयर में बड़ा कॉन्फिडेंस ना हो, मैं पिरामिडिंग अवॉइड करता हूं। एवरेजिंग तो मैं करता हूं लेकिन बहुत क्विकली नहीं करता हूं। जब भी क्विकली करी फिर मुझे एहसास हुआ गलत करी, एक स्टेज तक करता हूं फिर छोड़ देता हूं। अगर मुझे बिजनेस अच्छा लगता है तो करता हूं, पर कई बार क्या होता है बिजनेस अच्छा होता है, बुरा वक्त आ जाता है। आपको याद हो थोड़ी सी एवरेजिंग की थी मैंने, ज़्यादा तो नहीं करी थी, आपके फ्यूचर रिटेल में। उसका धंधा ही चौपट हो गया कोविड में और बच्ची कुची कसर जो है अमेजॉन ने और रिलायंस ने मिलकर निकाल दी। कहते हैं लड़ रहे थे रिलायंस और अमेजॉन, गर्दन कट गई फ्यूचर रिटेल की। बयानी साहब इतने कामयाब एंटरप्रेन्योर तबाह और बर्बाद हो गए, नामो निशान मिट गया। लोन पे काम कर रहे थे, लोन चुका नहीं पाए, हालत खराब हो गई, कंपनियां बिल्कुल बर्बाद और तबाह हो गई। अब कई लोग कहते हैं बयानी साहब ने तो अपनी सेटिंग कर रखी थी, रिलायंस से मिल गए होंगे पैसे, मर तो शेयर होल्डर गए। बात तो सही है, शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा मरता, लेकिन अपने लेवल पे वो भी तबाह तो हो ही गए ना। अब कौन उन्हें पूछता, पहले इतनी उनकी रिस्पेक्ट थी। तो डाइवर्सिफिकेशन बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप इंडेक्स में पैसा लगाइए। इंडेक्स के लिए ETF ले सकते हैं आप, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। मैं इसमें काफ़ी इन्वेस्ट करता हूँ, जिसका लाइव डेमो मैं डायमंड के स्टूडेंट्स को और सफ़ायर के स्टूडेंट्स को देता हूँ। व्हाट्सएप पे सफ़ायर और यूट्यूब पे डायमंड के स्टूडेंट्स को। बेहतरीन रिटर्न आ रही है, अच्छी रिटर्न आ रही है, रिस्क बहुत कम हो जाता है, बहुत रिड्यूस्ड हो जाता है। अच्छे ETF अवेलेबल हैं जिसमें पैसा लगाया जा सकता है। हाँ, रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम हो जाती है। रिस्क एंड रिटर्न
गो हैंड इन हैंड, हाथ मिला के चलते हैं। मोर रिस्क मोर रिटर्न, लेस रिस्क लेस रिटर्न। अब ये बात समझो, कई बार बोलता हूँ मोर रिस्क मोर रिटर्न, तो कहते हैं हम तो रिस्क लेंगे रिटर्न ज़्यादा आएगी। रिस्क का मतलब ही होता है कि रिटर्न बहुत ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन अगर उल्टा पड़ गया तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। रिस्क का मतलब ये नहीं कि हाई रिस्क लेने से हाई रिटर्न ही आएगी। हाई रिस्क का मतलब हाई रिटर्न की संभावना है, पर ऐसा भी हो सकता है हाई लॉस हो जाए, ये हाई रिस्क होता है। लो रिस्क का मतलब होता है रिटर्न लो आएगी और ये पक्का है बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, लॉस हुआ तो लो ही होगा, ये लो रिस्क होता है। आज आपको मेरा ख्याल हाई रिटर्न हाई रिस्क लो रिटर्न लो रिस्क का मतलब समझ में आया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने लगाया पेटीएम में, कितने पैसे में बचे? 250 शेयर पड़े, 25 शेयर आज खरीदूं, कितने हो गए? 250, 100, 150, 350, 450 शेयर पड़े हैं। मेरा बड़ा पोर्टफोलियो, 450 शेयर इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। और न्यूरेका के तो है ही नहीं, मैंने शुरू में शायद लिए थे शेयर और इसमें प्रॉफिट बुक के टाटा बाय बाय कर दी थी, उसका मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। अब एक्चुअली न्यूरेका का तो नुकसान होने का रीज़न क्या है? बच्चे नुकसान भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली कोविड के दौरान इसके इक्विपमेंट्स बड़े बिक रहे थे, वो डॉक्टर ट्रस्ट टाइप के इक्विपमेंट थे, लोग घर से खुद टेस्ट किया करते थे। वो ऑक्सीजन मीटर आता था, वो बड़ा बिक रहा था, थर्मामीटर दुनिया भर के इसके प्रोडक्ट मैंने भी मंगाई थी, वेइंग मशीन, ये वो, उन दिनों बड़ा माल बिक रहा था। अब जैसे जैसे कोविड खत्म हुआ तो अब लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन पे आ गए। एक तो सबके पास इक्विपमेंट्स आ ही गए, तो नए कोई खरीद नहीं रहा और पुरानों से ही काम चला रहा है, और अगर खरीदना भी है तो अब इतना ऑनलाइन का चाव बचा ही नहीं है। तो ये इसका क्वार्टर में लॉस ही आ गया, जिसके चलते ये मर गया न्यूरेका। पेटीएम तो शुरू से लॉस इंकर कर रहा है। मैंने हालांकि इसके शेयर खरीदे थे, थोड़ा सा जो इसके प्रमोटर है मैं उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे भाई अब हमारा प्रॉफिट आ जाना चाहिए, ब्रेक इवन हो जाना चाहिए। मैंने उन पर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया। अब वही है, जिस पे विश्वास करो वहीं धोखा है, धोखा हो गया, उसके बाद शेयर और गिर गया। पर हालांकि मुझे अभी भी लग रहा है कि भाई ये बिजनेस तो ठीक ठाक है, इसमें प्रॉफिट आना चाहिए, और ऊपर से बड़ा गिर चुका है, मुझे फिर भी कहीं ना कहीं इसमें होप है। और ये भी शेयर अच्छा है आपका न्यूरेका, पर और गिर जाए थोड़ा, बिजनेस तो इसका भी अच्छा है, पर जो इतनी प्रॉफिटेबिलिटी निकाली है उसने पर लॉस इंकर कर दी, ये बात समझ में नहीं आई। या तो उसने कमिटमेंट्स कर ली जिसके चलते एक्सपेंडिचर कम नहीं कर पाया और टर्नओवर कम हो गई और इसको लॉस हो गया। तो थोड़ा ही प्रपोर्शन ऐसे शेयरों में लगाना चाहिए। अब की बार जब मैंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया था, सबको जो मैसेज भेजा था लाइव डेमो में लिख दिया था एमकेजे 5 सिगरेट स्ट्रेटेजी। 5 सिगरेट स्ट्रेटेजी के हिसाब से पैसा लगा दिया, पान खा के फूक दिया, सिगरेट पी के फूक दिया। तो भैया इतना ही पैसा लगाओ जिसका जाने का गम और दुख ना हो, नहीं तो आदमी की हार्ड अर्न मनी चली जाती है। तो ये थी आज की एक बड़ी नॉलेजेबल बात। कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए, और अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। ग्रीड लगातार बढ़ रहा है, ग्रीड का बढ़ना मार्केट की मजबूती बताता है। अब ये कई बच्चे मुझसे पूछते हैं मार्केट मूड आता कहाँ से? फिर मार्केट मूड का इंडेक्स आप सर्च करोगे गूगल पे मिल जाएगा। मार्केट मूड जो होता है वो डिपेंडेंट होता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। कैसे? ओवरऑल इकोनॉमी कैसे चल रही है, यूएस डॉलर का रेट क्या है, अब हमारी मार्केट की कैसी चल रहा है, सरकार कितनी स्टेबल है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ग्रोथ एक्सपेक्टेड जीडीपी क्या है, मार्केट में क्या लगता होने वाला है, वर्स्ट ओवर हो गया या वर्स्ट आना है, इन सब का मिक्सचर होता है। बहुत सारे पैरामीटर्स को लेकर ये बनाया जाता है। चूंकि मैं इसको नहीं बनाता तो मैं वेटेज भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा इन सब फैक्टर्स के हिसाब से बनता है और थोड़ा बहुत आइडिया लगाने के लिए ठीक है। इसकी कोई ऐसा नहीं है कि गारंटी है। अब मार्केट मूड बहुत नीचे हो जाता है, थोड़ा सा पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ फैक्टर्स मार्केट में नेगेटिव है, पर आप सोचो मैं इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, वो कभी भी ठीक नहीं है। इवन इन मेन इंटरनेशनल फैक्टर्स के बेसिस पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब बात करें यूएस डॉलर इंडेक्स की, आज पॉजिटिव है क्योंकि ये थोड़ा सा गिरा है। क्रूड नेगेटिव है क्योंकि थोड़ा सा बढ़ गया, लगभग $2.25। रुपया पॉजिटिव है क्योंकि रुपया कमजोर और डॉलर नेगेटिव हुआ है तो गिरा है। और यूएस ट्रेजरी यील्ड हल्की सी गिरी है तो ये पॉजिटिव है। तो 4 अंतरराष्ट्रीय संकेतों में से 3 फेवरेबल है और 1 अनफेवरेबल है। तो ये है हमारे अंतरराष्ट्रीय संकेत। अब अगर हम बात करें एफआईज डीआईज ने क्या किया, एफआईज ने आज जो है कैश सेगमेंट में बिकवाली कर कर इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में बड़ी खरीदारी करी है 1521 करोड़ की,
स्टॉक फ्यूचर में भी 1000 करोड़ से थोड़ी कम की खरीदारी करी है और 700 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली की है। इसके विपरीत डीआईज ने कैश सेगमेंट में खरीदारी की है, जिसके चलते हुए एक छोटी सी नेट बिकवाली हमारी कैश सेगमेंट में आई है। अब इसके चलते हुआ क्या कि एफआईज का इंडेक्स में लॉन्ग बढ़िया हो गई 68%। अब ये ओवर बॉट जोन में आ चुका है और हमारी पढ़ाई, हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है जब कोई चीज़ ओवर बॉट जोन में आती है तो सूनर और लेटर, ये नहीं कि इमीडिएटली, सूनर और लेटर, हो सकता है समय लगे पर वो गिरती जरूर है। स्टॉक के अंदर भी इस वक्त लॉन्ग की परसेंटेज बढ़ी है, बाकी दोनों संकेत मोटे मोटे बुलिशनेस की तरफ ही इशारा करते हैं। निफ्टी ने आज ठीक ठाक परफॉर्म किया है, 0.5% बढ़कर बंद हुआ है। अब आप कहेंगे क्या हमारे बाजारों में तेजी है? आइए विश्व के सभी बाजारों की हल्की फुल्की चर्चा कर लेते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बाजार को समझने की बढ़ेगी और ज्ञान कहते हैं ना ज़्यादा अच्छा आएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने एशियाई बाजारों से। तो एशियाई बाजार सारे के सारे मेजॉरिटी 8 इंडाइसिस की बात करता हूँ, 5 हरियाली में 3 लालियाली में। हांगकांग सबसे ज्यादा गिरा हुआ था, 1.31%, और चाइना का SZSC कंपोनेंट भी 1.18 गिरा हुआ था। इसके अलावा सारे सेक्टर्स ठीक थे। साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी भी 0.5% गिरा हुआ था। सबसे बड़ी तेजी जो देखने को मिली वो ताइवान में और निकई में और सिडनी में देखने को मिली, वो लगभग बराबर ही थी, 0.6% के लपेटे में थी। एशिया यूरोपियन बाजार धाकड़ खुले हुए हैं, एक स्विट्जरलैंड फ्लैट ही कहोगे, हल्का सा लालियाली में 9 पॉइंट गिरा हुआ है, 0.08% की गिरावट है। बाकी सब हरियाली में, और हरियाली जो है मद्रिद में 1.5% की है और रशिया में 1.25% की है। यूरोपियन बाजारों का आजकल मैं थोड़ी वीडियो इसलिए लेट लाता हूं कि यूएस के बाजार लेट खुलते हैं। यूएस के बाजार खुल गए और एक नैस्डैक छोड़ दीजिए, बाकी सब इंडेक्स हरियाली में है। टोरंटो भी हरियाली में है, ब्राजील हल्का सा 0.25% गिरा हुआ है। हमारे बाजार बंद हुए थे 18,244 पर। हमारा SGX निफ्टी 50 फ्यूचर इस वक्त 18,291 पर, यानी यहां से लगभग 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रहा है। आज हमारे बाजारों ने कल के मुकाबले हल्की सी गैप अप ओपनिंग करी है 20 पॉइंट की। कल बाजार बंद हुए थे 18,160 के लपेटे में, 18,180 खुलते हैं। बॉटम शुरुआती दौर में 18,137 का बनता है, फिर ऊपर चढ़ते हैं, काफी देर स्टेबल रहते हैं, आखिरी क्षण में फिर भागते हैं और 18,261 का पीक बनाकर हल्का सा गिरकर 18,244 पर बंद होते हैं, जो अपने आप में दिखता। इंडसइंड बैंक भाग रहा था, इसमें मैंने आज एक ट्रेड लिया। JSW स्टील, NTPC, HDFC लाइफ, अल्ट्राटेक, टाइटन, अदानी पोर्ट और शेयर्स थे जिनमें अच्छी खूबसूरत तेजी देखने को मिली। गिरावट से बड़ा BPCL, नेस्ले, पावर ग्रिड, एयरटेल, कोटक महिंद्रा, ONGC और HDFC बैंक थे। ये सब शेयर गिरे पड़े थे। यहां आज कंसोलिडेशन देखने को मिला, आज की कैंडल अगर आप देखेंगे, पर ओवरऑल थोड़ा सा ए शेप फॉल की तरफ ही बाजार नजर आ रहा है। बाकी ये वाला गैप जिसकी हमें पूरी आशा थी आज भरेगा, नहीं भरा। आज ये वाला गैप गाना ही गाता रह गया, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, ये गैप फिल तुम कर दो जी, ये गैप फिल तुम कर दो जी, पर तुम नहीं करोगे तो कौन गैप करेगा फिल। तो वाली बात है, गैप तो कैंडल को ही फिल करना है और ये गैप चीखता चिल्लाता रह गया। पर आज की कैंडल ने इसके ऊपर नजरें इनायत नहीं करी और अपना वहीं की वहीं जहां कल की कैंडल थी सामने खड़ी रही, उससे ऐसा लग रहा है जैसे इश्क लड़ा रही हो, और बेचारा गैप दूर से ही देखता रह गया। तो भाई ये कहानी है। ओवरऑल बाजार तेज है भाई, बन गया जी, बन गया, बियरिश क्रॉसओवर बन गया और बियरिश क्रॉसओवर मजबूत हो रहा है। और RSI ने खैर आज थोड़ा रिवर्सल लिया है, 60 को काटने की कोशिश की है। आज अगर हम देखें, कहीं ना कहीं नर्वसनेस देखने को मिल रही है कॉल राइटर्स में। कॉल राइटर्स हर लेवल पे अपनी पोजीशनें काट रहे हैं। देखिए 18,400 तक उन्होंने पोजीशनें काटी है, 18,500 पे बढ़ाई है, लेकिन उसके बाद भी सब जगह काटी है। और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशनें बढ़ाई है, देखो हर लेवल पर 18,300 तक। 18,400 पे उन्होंने भी कम की, पर 18,500 पर बढ़ा दिए। तो यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स मजबूत हो रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं PCR में काफी इंप्रूवमेंट है, 0.64 से बढ़कर 0.85 हो गया है। अब 2 दिन बाजार के बचे हैं, बुधवार और बृहस्पतिवार। कल और परसों में काम हो जाएगा, जानी बाजार की लग जाएगी लंका। अब हम बात करें अगर
निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक बंद हुआ 42,346 पर, खुलता है 42,467 पर, 120 पॉइंट ऊपर। उसके बाद आज का बॉटम थोड़ी देर बाद यहां बनाता है 42,347 पर, फिर एक अच्छी लीप लेके कंसोलिडेट करता है और लास्ट में फिर भागता है और 42,500 का 8 बनाता है और 42,457 पर 110 पॉइंट बढ़कर 0.25% के बराबर की तेजी के साथ बनता है। ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई पे है। आज लाइफ टाइम हाई फिर से तो नहीं काटा, लाइफ टाइम हाई 42,622 है। आज बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में तेजी देखने को मिली। गिरावट में फेडरल, कोटक और एचडीएफसी बैंक था। तो ये थे इसके हाल। और इसकी कैंडल आज देखेंगे हैंगिंग मैन बनी, क्योंकि तेजी का दौर चल रहा है, हैंगिंग मैन कैंडल है। और ये माना जाता है जब तेजी के दौर में हैंगिंग मैन कैंडल बनती है तो बाजार गिर सकता है। हैंगिंग मैन कैंडल वो होती है जिसकी ऊपर की बॉडी छोटी होती है, बॉडी पतली होती है और विक ऐसी होती है, ऊपर की छोटी नीचे की लंबी, और ऐसा लगता है जैसे एक आदमी वो फांसी के तख्ते पे लटका हुआ है। हैंगिंग मैन कैंडल इसको बोला जाता है। अब इसका बेयरिश क्रॉसओवर बनने को तैयार है ना। और इसका आरएसए खैर मजबूत है 67, इसके आरएसए में अभी भी मजबूती बरकरार है। इसमें भी वही बात देखने को मिली है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। एक तरफ कॉल राइटर्स भी मजबूत हुए हैं 42,500 पर, पुट राइटर्स भी मजबूत हुए हैं। ये क्रूशियल लेवल है, वहां पर दोनों ने अपनी पोजीशनें बढ़ाई हैं, काफी मजबूती बढ़ाई, यानी दोनों आमने सामने टक्कर का गेम खेल रहे हैं। और आरएसआई देखिए न्यूट्रल ही है, पहले 1 से थोड़ा नीचे था, 1 से थोड़ा ऊपर है, तो न्यूट्रल की रेंज में ही आरएसआई को माना जाएगा। आज ये क्या भेज दिया आपने निफ्टी का, निफ्टी बैंक का, ये मैडम ने स्क्रीनशॉट भेजा है, क्यों भेजा है पता नहीं। एक ही था प्रॉफिट, ये 2 प्रॉफिट थे। एक है इंडस टावर में मैंने आज प्रॉफिट बुक किया, इसकी पुट बेची थी 90 पैसे में, स्क्वायर ऑफ करी 14,140 का प्रॉफिट कमाया। और मेरे जान, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अच्छा आपने वो नहीं दे दी समरी, आज समरी की जगह गलत स्क्रीनशॉट दे दिया आपने। यही गलती मैडम करती है गलतियां आजकल, मैडम जो है गड़बड़ कर रही हैं, ठीक है ना। तो भाई प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से आज भी 14,140 का प्रॉफिट कमाया। भाई देखो प्रॉफिट तो लगातार निकाल रहे हैं और ये महीना अच्छा ही गुजर रहा है। कल ऐसा मन कर रहा है कि सारे सौदे स्क्वायर ऑफ कर दूं तो 2-1 लाख रुपए का और प्रॉफिट हो जाएगा। आपकी क्या राय है? कल एक बार सारी पोजीशन काट के जीरो कर दूं, नील कर दूं, पोजीशन को जीरो बना दूं? अपने विचार बहुमूल्य कमेंट में जरूर दीजिए। तो ये थी आज की सारी कहानी और उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जी जान से, दिल से पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जो कि बेहतरीन चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करिए। इसके अलावा अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा स्टूडेंट बनना हो तो 7011-323-077 7011-323-077 पे कॉल करिए व्हाट्सएप स्टूडेंट बनने के लिए। यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दीजिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा व महाराजा बने।